नमस्कार, मैं न्यूरोथेरेपिस्ट विवेक। आज के सेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको लिंक मिली थी, उस लिंक में हमने अपने मेंटर जो स्पीकर हैं उनको मैंने बुलाया था। और हमारे साथ हैं सबसे पहले डॉक्टर पाटिल सर। डॉक्टर पाटिल सर, बहुत बहुत नमस्कार सर। म्यूट कर लीजिए सर। दूसरे हमारे साथ है, हमारे स्पीकर जो हैं वो विक्रम सर हैं, तो विक्रम सर को भी हम बुलाएंगे साथ में। विक्रम सर नमस्कार। बहुत नमस्कार सर आपको भी। तो जैसा कि आपने हमारा जो पिछला सेशन ज्वाइन किया था, उस सेशन में हम नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें कि हमने बहुत सारी चीजों के बारे में बात की थी। जस्ट पाइन एप्पल, टर्मरिक, ये सब चीजों के बारे में हमने बात की थी। तो उसके हम आगे के सेशन में आज का मीटिंग कंडक्ट कर रहे हैं। तो जैसा कि हमने पिछले सेशन में देखा था, मैं आपको एक बार पीपीटी स्लाइड्स के थ्रू शेयर कर दूं। हमने जो लास्ट क्लास जो की थी, उस लास्ट क्लास में हमने ऑर्गेनो ऑयल, जिंजर, ओनियन, ये सब चीजों के बारे में देखा था और इस चीजों का एक्सप्लेनेशन किया था। अगर आपने अभी तक ये सेशन नहीं देखा है, तो हमारे यूट्यूब चैनल में ये सेशन ऑलरेडी पहले से डाला हुआ है, जिसकी रिकॉर्डिंग आप उसे देख सकते हैं। तो इससे हम आगे आते हैं। इससे आगे की स्लाइड्स में सबसे पहले आता है, डू यू नो, इफ यू आर कफिंग अनकंट्रोलेबली, राइज योर हैंड अबव योर हेड एंड इट विल स्टॉप। विक्रम सर, आवाज आ रही है सर? जी, बिल्कुल आ रही है सर। यस सर। जैसा कि इसमें बताया जाता है सर, कि अगर आपको बहुत तेज खांसी आ रही है जिसमें जो कंट्रोल नहीं हो सकता, तो अपनी हाथों को अगर हम ऊपर की ओर करके रखे रहते हैं तो ये स्टॉप हो जाती है। तो ऐसा हम्म। क्या फेनोमेनन होता है जिसके बारे में ये फीचर्स ऐसे करने से ये चीजें बॉडी में रिएक्ट करती है? जी जी, बिल्कुल बहुत अच्छा प्रश्न है सर। और बहुत कम लोग, हम भी इसके बारे में नहीं जानते थे। मतलब बहुत बाद में हमको पता चला कि हमारे लंग्स के जो कनेक्शन होते हैं सर, वो हमारे ब्रेन के साथ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से भी कनेक्टेड होता है, और मैकेनिकली फंक्शन भी खुद भी करता है वो। उसमें केमिकल फंक्शन भी होता है। तो जैसे कि आपने बताया कि हाथ को जैसे रेज करते हैं, ऊपर हाथ उठाते हैं, तो इससे क्या होता है, हमारा पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाता है बिल्कुल। ये हाथ उठाने से। और वो पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम जैसे ट्रिगर होता है, तो हमारे जो एल्वियोलस है, हमारे जो लंग्स है, वहां पे ब्लड कैपिलरी है, उसके जो फुल फ्लेजिड स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे कि पूरा गुब्बारे की तरह फूल गया, तो उसमें फुल स्ट्रेंथ आ गया। अब आसानी से हवा उसमें आ रहा है, और ब्लड वेसल्स तक वो ट्रेवल कर रहा है। तो फिर आपको कफिंग करने की जरूरत है। जितने भी एल्वियोलस में कोई अगर बैड मटेरियल भी होंगे, जैसे कि कोई जैसे कि म्यूकस सेल्स है, या फिर कुछ फ्लूइड उसमें भर भी रहा है, तो उनके जो एल्वियोलस है उसके अलावा उनके जो ब्रोंक्यूल्स हैं वो इतने डायलेटेड हो जाते हैं, फैल जाते हैं कि मतलब कि उसमें एक होती है ना कि जकड़न सी, या फिर एजिटेशन, इरिटेशन, इस तरह की संभावना बहुत कम हो जाती है, जिसके कारण उनको क्लियर होना बहुत आसान हो जाता है, और श्वास लेना बहुत इजी हो जाता है। तो फिर कफिंग तुरंत, मतलब तत्काल रुकता है। कफिंग करने का मतलब ये है कि आपके एल्वियोलस है वो कंस्ट्रिक्ट हो रहे हैं, आपके जो ब्रोंकियोल्स हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो रहे हैं, या फिर वहां पे कोई इन्फ्लामेटरी मार्कर्स जो हैं वो ट्रिगर हो रहे हैं, वो बढ़ रहे हैं, जिसके कारण वहां से कुछ फ्लूइड ऐसा सिक्रीट हो रहा है जो कि इरिटेट कर रहा है एल्वियोलस को। और उसमें कंटिन्यू फ्लूइड अगर भर रहा है, तो फिर वो कफ करके बाहर निकालना चाहते हैं। कि जैसे मतलब छोटे बच्चे होते हैं ना जिनको निमोनिया हो जाता है, तो उनकी मतलब लंग्स में, और उनको इतना पावर नहीं होता है कि लंग्स में पड़े हुए म्यूकस को बाहर फेंक सके। तो दिक्कत उनके साथ ये होता है कि इमिडिएटली अगर उनको कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया गया, तो मतलब दे आर डाई, वो मर सकते हैं। और बाकी जो बड़े हो जाते हैं लोग, जैसे जिनको निमोनिया भी है, वो अगर बड़े हो गए, तो उनको देखा जाता है ऐसा कि उनकी मतलब कि फिर से वो पावर पोटेंशियल आ जाती है, और फिर वो कफ को बाहर खींच पाते हैं और उसको बाहर कफिंग करके फेंक पाते हैं। तो यही कारण है कि अगर आप हाथ को रेज करते हैं, तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम विल एक्टिव, एंड फिर आपका एल्वियोलस एंड जो आपके ब्रोंकियोल्स हैं वो डायलेट हो जाते हैं। वहाँ पे जो आपके एजिटेटर्स हैं वो ग्रेजुअली, धीरे धीरे, बहुत जल्दी, मतलब कि वैनिश होने लग जाते हैं, कम होने लग जाते हैं, और फिर आपको अच्छे से हवा आने लग जाती है, ऑक्सीजन की अच्छी भरपाई हो जाती है।
तो जैसा कि सर आपने बताया कि ये बच्चों के केसेस में भी होता है, तो सर पाटिल सर, जैसा कि हम ये अपने लाइफ में भी देखते हैं, अगर हमारे अगल बगल बहुत सारे छोटे बच्चे होते हैं तो इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन आप बता पाएंगे? तो छोटे बच्चे जो होते हैं वो ज्यादातर कोशिश करते हैं कि अपने हाथों को ऐसे ऊपर की ओर बहुत लिफ्ट करते हैं, कफिंग होती है तो वो लिफ्ट करते हैं, ये हम फेनोमेनन देखते हैं खासतौर पे बच्चों में। बड़ों में ये चीज बहुत कम देखने को मिलती है, लेकिन बड़ों में ये चीज मतलब नहीं आती। छोटे बच्चे वो होते हैं कि हाथ को वो हमेशा ऊपर करते हैं, शरीर को खींचते हैं, उनको थोड़ी बहुत भी खांसी आती है या सर्दी होती है तो वो एक्टिव रहते हैं। तो सर इसमें डिटेल अगर आप बता पाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ताकि और भी लोगों को इंटरेस्ट हो। एक्चुअली इसमें क्या होता है, सर ने जैसा बताया है, ये हमारे जो ब्रोंकियल्स होते हैं उसमें स्मूथ मसल्स होते हैं। तो स्मूथ मसल्स जैसे कि पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन से रिलैक्स हो जाते हैं। रिलैक्स होने से ब्रैंकियोल्स डायलेट हो जाते हैं, और ब्रैंकियोल्स डायलेट होने से उनको कफ बाहर निकालने में हेल्प होती है। बिल्कुल तो हाथ ऊपर उठाने से कंप्लीट कफ बंद नहीं होती, तो कफ को बाहर निकाल, एक्सपेक्टोरेंट जिसको हम कहते हैं, वो बाहर निकालने में मदद होती है। तो वो एक बार बाहर निकल जाए तो बहुत बड़ी देर तक खांसी नहीं आती है। तो जब भी खांसी आने का, जब हम हाथ ऊपर करते हैं तो एक्सपेक्टोरेंट को बाहर निकालने में काफी मदद होती है। तो इसके लिए जब वो बलगम, जिसको हम बलगम कहते हैं, वो बाहर निकल गया, बलगम एक बार बाहर निकलेगा, खांसी का कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहता। तो इसके लिए ये चीज है। और दूसरा, ब- समझ आ रही है। विक्रम सर आवाज आ रही है? कोई बताता नहीं फिर। समझ आ रही है? आवाज आ रही है मेरी आपको? जी जी, आ रही बिल्कुल। या सर आपने सेकंड क्या बताया वो एक्चुअली कंफर्म नहीं हो पाया, इसलिए रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि मे भी नेटवर्क इशू के कारण कुछ लोग सुन नहीं पाए होंगे। तो सर दूसरी बात जो आपने रिपीट की, एक बार फिर से उसे रिपीट कर दें। मुझे बोल रहे हैं, हाँ सर। पहली बात तो वो, जब हम हाथ ऊपर उठाते हैं उसको स्मूथ मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं। बिल्कुल स्मूथ मसल रिलैक्स होने से ब्रांकियोल्स डायलेट हो जाते हैं। जब बिल्कुल ब्रांकियोल्स डायलेट हुए तो जो भी अंदर जो भी सिक्रीशंस है, म्यूकस लाइक सिक्रीशंस, वो सिक्रीशंस बाहर निकालने के लिए हेल्प होता है, मदद होती है उसकी। तो जितना भी स्पुटम अंदर बलगम जमा है वो बाहर निकल जाता है। तो अगर एक बार वो बाहर निकल गया तो खांसी का कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहता। तो छोटे बच्चे ऐसा क्यों करते हैं? तो छोटे बच्चे एक्चुअली कैसे है, कुछ कुछ चीजें उनको पता है, नेचुरली इंस्टिंक्टली है उनके मन में, कोई बताता भी नहीं है। तो बिल्कुल वो स्पॉन्टेनियसली वो, लकीली वो जब हाथ ऊपर करते हैं उनको रिलैक्सेशन आया, तो वो समझ में आता है कि ऐसा करने से मुझे रिलैक्सेशन आता है। तो वो ऐसे हाथ उठाते हैं। उनको कोई बताए या ना बताए, फिर भी वो नेचुरली इंस्टिंक्टली कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसा कि आपने देखा, विक्रम सर ने भी और पाटिल सर ने भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया कि जब भी खांसी आती है तो हैंड राइज करने से, दोनों हाथों को जब हम ऊपर करके खींचते हैं तो ये हमारी बॉडी के लंग्स के स्मूथ मसल्स को एक्टिवेट करता है और कफिंग की प्रॉब्लम में हमें बहुत इंस्टेंट रिलीफ फील होती है। तो अभी सर्दियों का मौसम भी आने ही वाला है, बहुत लोगों को खांसी भी होगी। तो आप ये ट्राई कर सकते हो, और ये कॉमन सा फीचर है, इसमें कुछ मेहनत तो करनी नहीं पड़ती, बस हाथ को ऊपर करके आप खींच सकते हो, ऐसे अपने हाथों को खींचेंगे तो ये मसल्स पूरे एक्टिवेट होंगे। तो इससे हम आगे की ओर बढ़ते हैं, जैसा कि आपने ये देख लिया। अब इससे आगे की ओर अगर हम आते हैं तो आगे की स्लाइड जो हमारा है ये ब्लड प्रेशर से रिलेटेड है। इस ब्लड प्रेशर में लिखा हुआ है कि ड्रिंकिंग पोमेग्रेनेट जूस डेली इज अ गुड फॉर हार्ट एंड यूजफुल फॉर पीपल हु सफर्स फ्रॉम लो ब्लड प्रेशर। यानी कि जो लोग बीपी की कमी, मतलब कह सकते हैं कि उनको लो बीपी रहती है, उनका ब्लड प्रेशर नंदा, कम रहता है, उनके लिए उनके लिए अनार का जूस डेली पीना ये बहुत फायदेमंद होता है कि उनका बीपी बढ़ जाता है। ये चीज बेनिफिटेड होती है लो ब्लड प्रेशर के लिए अनार का जूस। तो
इसके बारे में एक्सप्लेनेशन पहले विक्रम सर से कर ले। विक्रम सर, आवाज आ रही है? हाँ हाँ, बिल्कुल आ रही है सर। या ओके। तो सर, अनार का जूस लो ब्लड प्रेशर के लोगों के लिए कितना हेल्पफुल होता है? अगर वो डेली बेसिस पे अगर लेना चाहें तो उनके लिए ये कितना बेनिफिटेड होता है कि उन्हें ये बहुत आराम दिलाता है, और कितनी क्वांटिटी में लेना चाहिए, ताकि फिर जी, आगे हम पाटिल सर से भी एक्सप्लेनेशन ले पाए सर। अनार सर वैसे देखिए, मतलब कि नेचुरल, अगर आप मतलब एंटीऑक्सीडेंट का तो ठीक ही है इसमें। लेकिन अगर नेचुरल इसमें नाइट्रिक ऑक्साइड अगर सर्च करते हैं, किसी गूगल करते हैं कहीं पे कि नेचुरल मतलब किस किस चीजों में नेचुरल जो मतलब फूड कंपोनेंट है या फिर और भी जैसे कि सनलाइट है, तो आपको 10 ऐसे कंपोनेंट आएंगे जिसमें से केमिकल पोमीग्रेनेट भी एक है। इंटेलिजेंस ऑफ पोमग्रेनेट। जो कि हमारे जो ये क्या बोलते हैं इसको, ब्लड वेसल्स को डायलेट करने का काम करता है। ब्लड वेसल्स के जो इंटरनल इंडोथेलियम लाइनिंग है, जो अ, अंदर वाला जो लेयर है, उसमें ये नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है। और वही खुद को रिपेयर करता है। रिपेयर करने के लिए भी वो है कि अंदर के लाइनिंग को रिपेयर भी करेगा। तो कई बार जब होता है कि अंदर का लाइनिंग जो डैमेज हो गया है, तो फिर उसको मतलब वो रिपेयर नहीं कर पाता है, वहां पे प्लेटलेट्स आके चिपकने लग जाते हैं बहुत आसानी से। तो प्लेटलेट्स चिपकना शुरू हो गया तो फिर प्लगिंग का काम शुरू हो जाता है, मतलब कि ब्लॉकेज होना शुरू हो गया। तो प्लेटलेट्स को आपस में चिपकने से भी रोकता है ये नाइट्रिक ऑक्साइड। और नाइट्रिक ऑक्साइड एक ऐसा मतलब कि एलिमेंट है, मतलब माइंड ब्लोइंग एलिमेंट है। आप इसको मतलब सर्च करेंगे, इसके इतने फंक्शन है, इतने बेहतरीन फंक्शन है। खास करके कैंसर एंटी कार्सिनोजेनिक होता है। उसके अलावा ये हमारे एंटी प्लेटलेट्स मतलब प्लेटलेट्स को प्लगिंग होने से बचाता है। एंटी थ्रोम्बोटिक प्रॉपर्टी होती है इसमें। सेक्सुअल एक्टिविटी जिनकी मतलब कि कंप्रोमाइज हो रही है, उनको काफी ज्यादा बुस्ट करता है। हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है, आपके पूरा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के लिए, मतलब कि आप कहें कि बहुत ही सुपीरियर क्वालिटी का ये एलिमेंट है। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जैसे ही आपके बॉडी में जैसे कि ब्लड सेल्स कम होते हैं, कंप्रोमाइज होते हैं, जैसे कि जिसको एनीमिया की शिकायत हो रही है, ब्लड कम है, जिनमें आरबीसी कम है, तो उनके क्या होते हैं कि मतलब कि जो हर एक बॉडी के टिश्यूज है, हर एक सेल्स है, वहां तक ऑक्सीजन की सफिशिएंट अमाउंट पहुंच नहीं पाती, क्योंकि कैरियर का काम तो यही करते हैं ना, आरबीसी ही करते हैं। उसमें हीमोग्लोबिन है, वही करता है कैरियर का काम। तो जैसे ही आप मतलब ये पोमीग्रेनेट का जूस आप इस्तेमाल करते हैं, तो आपके एनीमिया भी दूर होता है, क्योंकि इसमें अच्छा अमाउंट में आयरन भी होता है, जो आपकी ब्लड के मतलब कि कमी को दूर करता है। तो अगर कोई व्यक्ति एक ग्लास डेली मतलब अनार का जूस या अनार खा रहा है, एक या दो अनार खा भी रहा है, चबा के खा रहा है, क्योंकि उसमें जो सीड्स होते हैं वो भी हेल्पफुल होते हैं, तो उनको भी नहीं फेंकना है बाहर, हमें इसका भी ध्यान रखना है। तो आपको मतलब कि कुल मिला के एनीमिक है तो बहुत अच्छा फायदा होगा। फिर उसके अलावा ब्लड प्रेशर कंप्रोमाइज होगा। जैसा मैंने बताया कि अगर आपके बॉडी में ब्लड की कमी हो रही है, तो ऑक्सीजन हर एक सेल तक पहुंचेगा नहीं। और नहीं पहुंचेगा तो आपके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, आपका जो हार्ट है, वो मतलब ऑटोमेटिकली डिजाइंड है कि उसको पंप ज्यादा करेगा, कि भाई अब पहुंच नहीं रहा है, कम है हमारे आरबीसी, तो हम उसको ज्यादा ज्यादा पंप करें ताकि ज्यादा जल्दी जल्दी सर्कुलेट हो। तो जल्दी जल्दी से हमारे टिश्यूज तक वो आरबीसी पहुंचे, और वहां से फिर मतलब कि उसको ऑक्सीजन पहुंचाए, और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड लेके बाहर तक फेंके। तो ये कारण है। और जिसको जैसे ही भरपाई करते हैं, तो फिर हमारा जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है वो फंक्शन अच्छे से करने लग जाता है, और हमारा ब्लड प्रेशर भी नॉर्मलाइज हो जाता है। जी। जो आपने बताया कि अनार का जूस लेने के बाद जो एनेमिक पेशेंट होते हैं उनको भी बेनिफिट होता है, और जिनको लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है उनको भी बहुत बेनिफिट होता है। तो सर, पाटिल सर, आपसे इस चीज पे एक्सप्लेनेशन चाहेंगे कि आखिर जो पेशेंट्स डेली के बेसिस पे अनार ले रहे होते हैं उनका एनेमिक केस में भी, और जिनको लो बीपी रहती है उनको दोनों को भी बेनिफिट होता है। तो इसके बारे में सर आप थोड़ा डिटेल एक्सप्लेन करेंगे कि ये कैसे इतना बॉडी पे इम्पैक्ट कर रही होती है पोमोग्रेनेट का जूस, कि वो बॉडी में एनेमिक केस में भी और हाइपरटेंशन सॉरी हाइपोटेंशन के केस में भी काम आता है। पाटिल सर। एक्चुअली पोमोग्रेनेट में बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, कि जैसे स्वर ने बताया अभी, उसमें एस्कॉर्बिक एसिड, एसिटिक एसिड और मैलिक एसिड रहते हैं। तो ये जो एसिड्स है, ये ब्लड क्लॉटिंग में
बहुत नेसेसरी है विटामिन सी। और विटामिन सी इज वेरी नेसेसरी टू स्ट्रेंथन द ब्लड वेसल्स एंड हार्ट आल्सो। दूसरी बात है, उसमें एक बहुत से फैटी एसिड रहते हैं जो हमको चाहिए, एसेंशियल फैटी एसिड्स, लिनोलेनिक एसिड, ओलिक एसिड, ये सब एसिड एसेंशियल फैटी एसिड्स उसमें रहते हैं। दूसरा उसमें 17 अल्फा एस्ट्रोडायल रहता है। 17 अल्फा एस्ट्रोडायल, जैसे कि सर ने बताया कि जिसकी सेक्स लिबिडो कम हो जाता है, वो उसमें हेल्प करता है। ओवरऑल ये पोमोग्रेनेट है ना, हार्ट की कैपेसिटी इंक्रीज करता है। तो इसका पावर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन पावर बढ़ाता है। तो इससे जब कॉन्ट्रैक्शन पावर बढ़ता है तो रिलैक्सेशन भी बढ़ जाता है, इसके लिए कार्डियक आउटपुट बढ़ता है। कार्डियक आउटपुट बढ़ने से होता है। और दूसरी बात एक है कि जिसको भी हार्ट डिसीज है, वो अगर पोमोग्रेनेट डेली बेसिस पे अगर लिए तो दे कैन इम्प्रूव इन हार्ट डिसीज। दूसरा, हेल्दी लोग अगर लेते हैं तो उनको लाइफ में कभी हार्ट अटैक नहीं आता। तो बिल्कुल सर। तो आपने सर बहुत अच्छे से बताया कि पोमोग्रेनेट डेली बेसिस पे अगर जो लोग अपने डाइट में लेते हैं उन्हें हार्ट अटैक भी नहीं आएगा, और उनका बीपी भी नॉर्मल मेंटेन होगा। एनेमिक पेशेंट हैं तो उन्हें भी बहुत रिलीफ होगी। तो इससे हम आगे की स्लाइड्स में देखते हैं आगे की स्लाइड्स में क्या है। तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड जो हमारा आता है, इस स्लाइड्स में है एक छोटा सा हेल्पफुल टिप्स लिखा हुआ है। टिप्स है एट अ रेस्टोरेंट, मतलब अभी मतलब मौसम भी ऐसा आने वाला है कि मतलब दशहरा वगैरह आने है तो आप घूमने जाएंगे तो रेस्टोरेंट वगैरह में भी जाएंगे। लिखा हुआ है वॉश योर हैंड्स आफ्टर ऑर्डरिंग, द मेनू इज जनरली इज द डर्टीएस्ट थिंग यू कैन टच। मतलब आप बिलीव नहीं कर सकते हैं, ये जो बात लिखी हुई है ये इतनी जेन्युइन है कि मीनू जो आप लोग को दी जाती है ऑर्डर करने के लिए वो इतनी डर्टीएस्ट होती है, उसमें इतने माइक्रोबायोम जीवाणु वगैरह रहते हैं कि अगर आपने ऑर्डर करने से पहले मीनू अपना देख लिया, ऑर्डर कर लिया, उसके बाद अगर आप हैंड वॉश करते हैं तो ज्यादा अच्छा होगा। क्योंकि हैंड वॉश करके आप आएंगे फिर मीनू देंगे और फिर उसी हाथ से खाना खाएंगे तो वो सारे माइक्रोबायोम्स आपके हाथों के थ्रू खाने में आएंगे, और ये खाना खाकर आप बीमार भी पड़ सकते हैं। तो इसके बारे में एक्सप्लेनेशन पाटिल सर से लेंगे। पाटिल सर, ऐसा क्या ये सच बिल्कुल सच है? हाँ, ये बिल्कुल सच है, क्योंकि वो जो मेनू कार्ड होता है वो कहीं धूल में पड़ा हुआ रहता है एक बार। तो वो धूल में बहुत से कीटाणु रहते हैं। और ये मेनू कार्ड दिन में कितने लोग उसको हैंडल करते हैं पता नहीं। एक तो बैरा तो करता ही है, उसके बाद में जितने भी कस्टमर्स आते हैं वो उसको हैंडल करते हैं। तो जो भी कस्टमर आते हैं उनके हाथ धोए हुए तो नहीं रहे होते हैं, तो फिर वो पूरा कंटेमिनेट हो जाता है मेनू कार्ड। और ये मेनू कार्ड कंटेमिनेट होने के बाद हम लोग बहुत खुशी से जाते हैं, हाथ धो के आते हैं, फिर मेनू कार्ड खोलते हैं, फिर देखते हैं, फिर ऑर्डर करते हैं, फिर जैसे ही खाना खाना शुरू कर देते हैं। ये बहुत गलत बात है। तो मेनू कार्ड को टच करने के बाद हाथ पहले धोना है, बाद में पहले ऑर्डर कर दो फिर बाद में हाथ धो। पहले ही हाथ धोकर बैठते हैं, वो गलत है। इसलिए ये बहुत ही एसेंशियल टिप है, ये बहुत जरूरी है। और सब इसको इसका पालन करना चाहिए सबको। ओके सर, आपने एक्सप्लेन किया। अब उससे हम आगे की ओर आते हैं। Constipation and indigestion. Before breakfast, eat a half cup of cooked wheat if you suffer from chronic constipation or digestion. मतलब हाफ कप अगर आप मतलब चुकंदर चुकंदर का जूस, या फिर अगर आप चुकंदर ऐसे भी कुक्ड कर कर खाते हैं तो ये आपको कॉन्स्टिपेशन, जो क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन हो रही है या इनडाइजेशन हो रहा है, कि इनडाइजेशन के केसेस में ये बीट रूट बहुत बेनिफिट करता है। तो इस चीज के बारे में हम विक्रम सर से एक्सप्लेनेशन अभी लेंगे। विक्रम सर बताएंगे कि आखिर बीट रूट में ऐसा होता क्या है कि वो क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन और डाइजेशन दोनों के केसेस में बहुत बेनिफिट करता है बिफोर अ ब्रेकफास्ट। जी। बिल्कुल सर। क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन का कारण ही होता है कि आपके जो गट की मोटिलिटी है वो कंप्रोमाइज हो गई है। वहाँ पे बहुत सारे हमारे सिग्नलिंग वो नर्व्स होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, जो कि उनको प्रॉपर सिग्नल देते हैं, जिससे कि एक प्रॉपर वे में उनका फंक्शन होता है और मोटिलिटी होती है, जिससे आपका जो वेस्ट मटेरियल है या फिर जो फूड है जो अनडाइजेस्टेड या डाइजेस्टेड है वो
ग्रेजुअली धीरे 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 आगे बढ़ते हुए हमारे कोलोन तक आता है, फिर कोलोन से बाहर निकल जाता है। और जिनके कोलोन की एक्टिविटी ही कंप्रोमाइज हो गई, कम हो रही है, नहीं हो रहा है, डिस्फंक्शन हो रहा है, वहां पे गुड बैक्टीरिया नहीं ग्रो कर रहा है अच्छे से, तो फिर वहां पे क्या होता है कि जो खाना गया वो उनकी मोटिलिटी नहीं होने के कारण वहां पे स्टॉप होने लगता है, रुकने लगता है। फिर आपको प्रेशर जनरेट करना पड़ता है, और प्रेशर बहुत बेकार चीज है। अगर आप प्रेशर लगा रहे हैं, तो मैं एक चीज इनको भी ऐड करूं कि अगर आप मोशन के लिए जा रहे हैं और प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, तो आपकी जो आंत है वो बल्ज आउट होगा, और आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या ग्रेजुअली और बढ़ेगी, आपके आपकी और कमजोर होता जाएगा धीरे धीरे। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये एक इसमें फाइबर बहुत अच्छा अमाउंट में होता है कि अगर आप एक कप लेते हैं जैसे कि 100 ग्राम के आसपास, तो 4 ग्राम के आसपास इसमें फाइबर मिल जाता है, वो भी इनसोल्युबल फाइबर मिलता है। और इसमें अच्छा अमाउंट में वाटर होता है, 87% के आसपास, 90% के आसपास समझ लें कि अगर आप 100 ग्राम लेते हैं तो 90% आपको पानी ही मिल जाएगा। तो ये इसका दूसरा प्रॉपर्टी है। और इनके कारण ये क्या करता है कि आपके जो फूड मटेरियल है उनको बल्ज करता है, मतलब कि उनको पानी के साथ हेवी बनाता है, और जिनके कारण वो आसानी से, मतलब कि हमारे आंतों को इरिटेट करता है, और इरिटेट करने के कारण म्यूकस प्रोड्यूस होता है। और म्यूकस प्रोड्यूस होने से क्या होता है कि लुब्रिकेशन अच्छा मिलता है, और फिर वो जेंटली लार्ज इंटेस्टाइन तक जाता है, और लार्ज लार्ज इंटेस्टाइन में आपके जो माइक्रोब्स हैं, वहाँ पे जो इनसॉल्युबल फाइबर है, उन पे बहुत अच्छे से फीड करते हैं, और फिर जाके वो हमारे मतलब कि वहाँ के भी इकोसिस्टम, लार्ज इंटेस्टाइन का भी इकोसिस्टम बहुत अच्छा हो जाता है। वहाँ पे आपके बहुत सारे जो एलिमेंट्स हैं, बहुत सारे जो हार्मोन्स हैं, बहुत सारे एंजाइम्स हैं, वो भी बनना, और विटामिन्स हैं, वो भी अच्छे से बनता है। और लार्ज इंटेस्टाइन की मोटिलिटी बहुत अच्छे से मेंटेन होती है, जिसके कारण आपका जो फिकल मैटर है वो आपके कोलोन से बाहर निकलता है। साजिद जी, जैसा कि विक्रम सर ने भी बताया अभी, हाँ, बीटरूट बीट में लेते हैं। वैसे तो सर ने बताया फाइबर्स बहुत होते हैं, वो बिल्कुल। कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करते हैं। बीट या, में वैसे पिगमेंट्स भी होते हैं, उसमें विटामिन ए मिलता है हमको, क्योंकि जो भी पिगमेंटेड मटेरियल है, जो भी कलर्ड थिंग्स है नेचर में, उसमें पिगमेंट्स होते हैं, जिससे बीटा कैरोटीन होते हैं। तो वो विटामिन ए के लिए बहुत जरूरी है, विटामिन बिल्कुल ए बनाने के लिए। तो वो बिल्कुल। विटामिन ए जरूरी है। दूसरी बात, इसमें आ रेयर एलिमेंट्स बहुत है, जैसे कि कॉपर, जिंक वगैरह, ऐसे ऐसे रेयर एलिमेंट्स है जो हमारे बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। रेयर एलिमेंट्स तो हमको ऐसे ही इसमें मिल जाते हैं, अलग से उसको लेने की जरूरत नहीं पड़ती, तो उसमें है। में ऐसा होता क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन में लोगों को बहुत ज्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि मोटिलिटी, मतलब हमारे जो डिसेंडिंग कॉलम, सिग्मोइड कॉलम एक्चुअली है, उसकी मोटिलिटी कम एक्चुअली होने में बीटरूट क्या हेल्प करता है? एक्चुअली क्या है कि मोशंस क्लियर होने के लिए मोशंस कंप्लीटली फॉर्म फॉर्म होना चाहिए। फॉर्म होने के लिए समथिंग नेचुरली होना चाहिए, वो नहीं होता है। तो ऐसे कहते हैं कि आयुर्वेदा में फिक्सेस को पुरुष कहते हैं, पुरुष। ये पुरुष है, जब ये हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन जो म्यूकस बनाते हैं, तो वो म्यूकस उसको कवर करता है, फिकल मैटर को, और कवर करने से वो स्मूथनेस उसको आता है, तो वो इजी से निकल जाता है बाहर। जब वो कवर नहीं होता है, जैसे कि एसिडिक नेचर के लोगों में होता है कि वो म्यूकस ज्यादा सीक्रेट नहीं होता है, और सब वाटर अब्जॉर्ब हो जाता है, और उसके मोशन वो ड्राइड रहते हैं, हार्ड, ड्राई एंड हार्ड। तो वो जब बाहर निकालने के लिए उनको फोर्स लगाना पड़ता है। अगर ये फोर्स लगाना नहीं है, तो उसमें सोल्यूबल इंसोल्यूबल फाइबर दोनों भी ज्यादा होना जरूरी है। और जब भी सोल्यूबल फाइबर्स इंसोल्यूबल फाइबर्स अगर उसमें है, तो फीसेस बहुत इजी होते, इजीली पास होते हैं, उसको प्रेशर लगाने की जरूरत नहीं है। दिस इज ए बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस, उसके लिए बहुत प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। तो बिल्कुल हमारा फूड अगर बैलेंस्ड है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। अगर फूड हमारा बैलेंस्ड नहीं है, पर्टिकुलरली हमारे फूड में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तो वो फाइबर है। भले बिल्कुल कितने भी प्रोटीन रहो, कितने भी कार्बोहाइड्रेट रहो, कितने भी फैट्स रहो, अगर फाइबर्स की मात्रा कम है, तो वो फूड हेल्दी नहीं है। तो बिल्कुल। फाइबर जिसमें भी है, जैसे कि हम पॉलिश्ड राइस खाते हैं, तो उसका फाइबर्स निकाल देते हैं, मतलब दैट इज वेस्ट। जैसे कि मैदा खाते हैं, मैदा में तो
कोई कोई फाइबर नहीं है, उल्टा वो नुकसानदायक है। जो एक स्टिकी लेयर फॉर्म करता है उधर अंदर जाकर, उसके लिए भूख ही नहीं लगती जल्दी, और मोशन में भी दिक्कत होती है। इसके लिए बैलेंस्ड फूड होने के लिए हमारे खाने में फाइबर्स बहुत जरूरी है। जैसे कि ये सब सॉलिड्स में हमको आ जाते हैं, मिल जाते हैं। सबसे ज्यादा अगर फाइबर युक्त क्या है, तो वो है मिलेट्स। मिलेट्स में 10% फाइबर है। इतना बिल्कुल रिच सर। फाइबर में कोई दूसरी चीज नहीं है। बिल्कुल। बट लोगों को सर मतलब ये चीजें बहुत कंफर्म हो ही नहीं पाती कि हम नेचुरल अगर सोर्स ले रहे हैं तो उससे हमें फाइबर मिलता है। इसलिए लोगों की डाइट तो में फाइबर बहुत कम है और वो आज के डेट में बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेटेड की प्रॉब्लम भी झेल रहे हैं। अभी एक फैशन हो गया है कि जैसे कि बिल्कुल सर। पिज्जा बर्गर खाते हैं। दूसरी बात क्या है, अभी क्या खा रहे हैं ये लोग? ये पनीर। मोमोज। पनीर और तुम्हारा ये क्या कहते हैं उसको? मोमोज सर, चाउमीन। चीज। चीज चीज। ओ चीज चीज और सर। पनीर को ये हेल्दी फूड समझते हैं। इसके बिल्कुल। इसके जितना अनहेल्दी फूड कोई भी नहीं है। बिल्कुल। फैशन हाँ। तो हमारा नेचुरल फूड सबसे अच्छा है, हम जो भी खाते हैं। सिंपल बिल्कुल फूड सर। इज द बेस्ट फूड। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम इससे आगे की ओर आते हैं, जो हमारा नेक्स्ट स्लाइड्स है। तो पाटिल सर ने आप लोगों को बहुत अच्छे से बता भी दिया। अगर आपके बीच में अभी कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं अनम्यूट करके। जो चीजें अभी आपको एक्सप्लेनेशन मिल रही है इससे रिलेटेड अगर आपका कोई प्रश्न हो तो आप बेझिझक पूछिए अपने चैट बॉक्स में डालकर। या फिर अगर आप न्यूरोथेरेपी की कंसल्टेशन सेशन लेना चाहते हैं जिसमें कि आपके स्क्रीन पे हम जो पैनलिस्ट हैं ये हम आपको न्यूरोथेरेपी के ट्रीटमेंट के साथ आपको डाइट्स भी प्रोवाइड कराते हैं। अगर आप कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो गूगल फॉर्म भरकर आप सबमिट कर सकते हैं ताकि हम आपको कंसल्टेंसी न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट की दे पाएं। तो इससे हम आगे की क्वेश्चन ओर बढ़ते हैं। ओके, कुछ प्रश्न आए हुए हैं। शालिनी मैम, आपका प्रश्न आया हुआ है, प्लीज आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, अनम्यूट कर लीजिए खुद को। हाँ जी। हाँ, तो जैसे पोमेग्रेनेट के बारे में बताया, तो आ, एक जी, जैसे पोमेग्रेनेट के बारे में बताया कि जैसे मैंने भी सुना हुआ है कि हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा है। और जैसे आज डिस्कशन हुआ कि हाइपोटेंशन वालों के लिए ज्यादा यूजफुल है। तो बहुत जो यूजफुल है। जिनका हाई बीपी है वो खाएंगे तो उनको कुछ मतलब उसमें प्रॉब्लम है, या कंज्यूम कर सकते हैं, या मतलब रेगुलरली नहीं कंज्यूम करना है, ऐसा कुछ है? ये जो पोमग्रेनेट है, हाई बीपी वाले भी कंज्यूम कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ये हार्ट को बहुत स्ट्रेंथन करता है, ताकि ये बीपी, यस यस। लो बीपी वालों को भी काम का है, हाई बीपी वालों को भी काम है। जैसे उसके जो सीड्स है, सीड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ हाँ हाँ। सीड में ज्यादा एसेंशियल ऑयल्स है, और दूसरी बात उसमें सीड्स में फाइबर का पार्ट बहुत ज्यादा है। हम्म। तो हमारे खाने में अगर फाइबर ज्यादा आ गया हम्म। और बैलेंस्ड डाइट अगर है, तो हाई बीपी हो या लो बीपी हो नॉर्मल में आ जाता है। हम्म। बिल्कुल। ओके, तो मतलब कोई वो भी ले नेचुरल सकते हैं। सोर्स है हाँ इसलिए। जी हाँ, हाँ। नेचुरल है वो, कोई भी ले सकता है। हाई हम्म, बीपी या ले बीपी, लो बीपी वाले ही ले, हाई बीपी वाले ना ले, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। ओके ओके। मतलब हमको कई चीजों की अपनी एक वो होती है, क्या कहते हैं, प्रकृति होती है। तो जैसे कि वो थोड़ा एस्ट्रिंजेंट टाइप का माना जाएगा, तो मतलब कुछ बात बढ़ाने वाला ऐसा कुछ है क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ओके जी, धन्यवाद। सर, आपका जो क्वेश्चन आया हुआ है जो आपने पूछा है, कैन वी टेक पोमोग्रेनेट एज सीड्स गुड फॉर हार्ट। भी सर ने आपको आंसर कर दिया कि पोमोग्रेनेट के जो सीड्स होते हैं उसमें फाइबर्स होते हैं और एसेंशियल ऑयल होते हैं जो कि हार्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। तो आप सीड के साथ अनार को खा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम इससे आगे की ओर स्लाइड्स में आते हैं, जो हमारा नेक्स्ट का स्लाइड्स दिया हुआ है, आप देख सकते हो। इस स्लाइड से हम आगे की ओर आते हैं, गार्लिक गुड फॉर हार्ट। Garlic is used for many conditions related to the heart and blood system, such as high and low blood pressure, high cholesterol, coronary heart केमिकल disease, heart इंग्रेडिएंट्स ऑफ attack, गार्लिक। reduce
मेरी आवाज आ रही है? आई एम ऑडिबल? यस सर। ओके ओके। यस सर, यस सर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, गार्लिक के बारे में बताया हुआ है कि गार्लिक बहुत सारे कंडीशंस में यूज होता है, चाहे वो हाई ब्लड प्रेशर हो, लो ब्लड प्रेशर हो, कोलेस्ट्रॉल हो, कोऑर्डिनरी हार्ट डिजीज हो, हार्ट अटैक के सिम्टम्स जैसे बहुत लोगों को होते हैं, उसमें भी गार्लिक बहुत हेल्प करता है। रिड्यूस ब्लड फ्लो टू नैरोज आर्टरीज एंड हार्डनेस ऑफ आर्टरीज, जो आर्टरीज बहुत पतली होती है, जो बहुत थीन होती है, उसमें भी अगर ब्लड सप्लाई कम हो रही है तो ये ब्लड सप्लाई को बढ़ाता है, और आर्टरीज जो हमारी है उसके हार्डनेस को ये होने नहीं देता, ताकि वो फ्लेक्सिबल हो पाए। इस चीज के बारे में पहले विक्रम सर से एक्सप्लेनेशन कर ले। विक्रम सर, गार्लिक्स द प्रॉपर्टी, प्लीज एक्सप्लेन सर। गार्लिक की प्रॉपर्टी जो कि मतलब ऐसे ऐसे खास तौर पे क्रोनिक आर्टरीज के केसेस हो, हार्ट डिजीज हो, हाई बीपी लो बीपी के जो प्रॉब्लम हो, इन सब में गार्लिक बहुत बेनिफिट करती है। विक्रम सर। जी। अ, ये सर बिल्कुल मतलब कि ऐसा है कि अगर आप इसको मतलब खास करके इंटरनेट पे सर्च वगैरह करेंगे कि इनके कोई रिसर्च जर्नल है क्या इस रिगार्डिंग, तो सैकड़ों मिलेंगे, लेकिन आपको उनमें कहीं भी इसके मतलब बहुत ज्यादा बेनिफिट दिखाता हुआ नहीं दिखेगा कि हार्ट में इससे खाने से कोई बेनिफिट होता है, या फिर जैसा कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से में कोई आपको इम्प्रूवमेंट होता है, ऐसा मतलब कि आपको कोई विशेष उसमें वो करके दिखाता हुआ नहीं दिखेगा। यहाँ तक कि दिखाते हैं कि मतलब ऐसे कोई इसके रिजल्ट उतना मिला नहीं जितना कि इसके बारे में बताया जाता है। तो इसी पे सर डॉक्टर बीएम हेगड़े सर का मतलब उन्होंने जो न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन है ना, जो इंग्लैंड का एक जर्नल है, बहुत ही चर्चित जर्नल है, टॉप 10 जर्नल में आता है। तो उसके जो संपादक थे, तो उनसे इनकी दोस्ती थी, तो उन्होंने इनको एक पत्र लिखा कि आपको कैसे पता है कि ये लहसुन उतना बेहतर काम नहीं करता, आपने लहसुन कब खाया, और आप मतलब कैसे जानते हैं कि भाई लहसुन कैसे फायदा करता है। लहसुन तो मेरे यहाँ होता है, और लहसुन को हम जानते हैं कि कैसे वो फायदा करता है। कि आप क्या करते हैं कि लहसुन के जो एक्टिव इंग्रेडिएंट हैं सॉरी, उनको आप निकालते हैं, कैप्सूल में भरते हैं, और फिर उसके बेसिस पे आप ट्रायल करते हैं कि भाई हमने उसमें से एलिनिन को निकाला और लोगों को मैंने दिया, और कहाँ फायदा हुआ, फायदा ही नहीं दिया किसी को। बिल्कुल। और हमको जो फायदा दिखना चाहिए था, जैसा कि बताया जाता है, जैसा कि मतलब होता है ना कि जैसा कि शोर है, तो वो चीजें मुझे नहीं दिखी। तो कहाँ से दिखेगा। उन्होंने कहा सबसे बड़ी बात कि आपके जो लहसुन खाने का जो तरीका है, आपने जो ट्रायल किए हैं वही गलत है। जब तक आप उसको बाहर उसको क्रश करके काट के नहीं रखेंगे, उससे बाहर ऑक्सीजन का कांटेक्ट नहीं बनेगा, दूसरा आपके सलाइवा से जब वो मिक्स नहीं होगा, तब तक जो एलिनिन है, वो कंपाउंड है, वो एलिसिन में कन्वर्ट नहीं होगा। वो स्टेबल कंपाउंड है, और वही उसकी फ्लेक्सिबिलिटी करने का मतलब कि बैलून अच्छा उसी को माना जाता है जो आपने फुलाया और फिर से वो अपने शेप में आ जाए। ये नहीं कि फुलाया और जितना फुल गया फिर उतना पे या थोड़ा बहुत मतलब कि आके कंप्रोमाइज हो गया, बाद में फिर फट जाएगा वो। तो मतलब फ्लेक्सिबिलिटी, इनका हार्ट बेहतर माना जाता है कि भाई उनकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है, कि जैसे ब्लड ने पंप किया तो पंप किया तो आर्टरी डायलेट हुआ, और डायलेट होने के बाद फिर से वापस अपने पोजीशन पे आया। मतलब कि हर एक आर्टरी, हर एक कैपिलरी आपका पंपिंग ऑर्गन की तरह काम कर रहा है। और जैसे ही आपकी फ्लेक्सिबिलिटी कंप्रोमाइज होगी, तो सारा लोड आ जाएगा आपके हार्ट पे, तो क्योंकि बिल्कुल। वो एक बार तो बाहर धक्का लगा के भेज दिया, और फिर वो आगे बढ़ ही नहीं रहा है, ज्यादा दूर तक नहीं जा रहा है, ट्रेवल नहीं कर रहा है, क्योंकि बाकी के जो ब्लड वेसल्स हैं उनकी फ्लेक्सिबिलिटी ही कंप्रोमाइज हो गई। तो ये काम करता है हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में, बहुत अच्छा रोल है। नाइट्रिक ऑक्साइड बूस्टर है, अगर आप उसको चबा के लेते हैं तो। नहीं तो आप अगर उसको मतलब कि कैप्सूल में भर के उसके इंग्रेडिएंट्स ऐसा, इसमें भी तो लहसुन है ही, इसमें भी एलिसिन भरा हुआ है भाई, इसको भी ले लेते हैं, तो वो बेनिफिट नहीं है। इसलिए हमने प्रोटोकॉल वहां पे बनाया था जहाँ पे हम काम करते थे, डॉक्टर पांडे ने बनाया था कि आप क्रश करके लीजिए, कुचल के, कुचला हुआ, हिंदी में कुचला हुआ, हिंदी में लिखा हुआ था क्रस्ट गार्लिक, और उसको अपने सलाइवा में मिक्स कीजिए, कम से कम एटलीस्ट 3-4 मिनट तो मिक्स होने दीजिए उसको।
तब जाके वो एक्टिव कंपाउंड में कन्वर्ट होगा, और तब वो आपके बॉडी के लिए स्टेबल कंपाउंड मिलेगा और आपके बॉडी के लिए वो बेनिफिशियल होगा। जी। बिल्कुल। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छे से डिटेल एक्सप्लेन किया कि ये चीजें मतलब इंग्लैंड के जर्नल पेपर में भी रिसर्च में आई है जिसके थ्रू ये सारी नॉलेज मिल पाती है। तो कातिल सर, आपसे जानना चाहेंगे कि गार्लिक की प्रॉपर्टी जनरली हम ऐसे कहते भी हैं कि अगर एक लहसुन की कली अगर डेली खाई जाए, ऐसा मैंने सुना भी है, आयुर्वेद में ये चीजें कही जाती है कि गार्लिक में जो 6 रस होते हैं उस 6 रस में से एक रस कम होता, मीठापन वाला रस नहीं होता, बाद बाकी 5 रस की प्रधानता होती है। तो गार्लिक अगर डेली लेते हैं तो बॉडी के सिस्टम को भी बैलेंस करने का ये काम करता है। तो पाटिल सर, आप बताएंगे इसके बारे में, गार्लिक और नेचर के अकॉर्डिंग बॉडी के फेनोमेनन में क्या होता है? सर ने अभी बताया ही है कि जैसे हार्ट हार्ट को भी बहुत यूजफुल है। लेकिन एक बात है, सर ने बताया कि गार्लिक ऐसा क्रश करके क्यों खाना चाहिए। तो हमारे इंडियंस में आ, एक चीज है कि जिसको बोलते हैं कि अन्न संस्कार, अन्न संस्कार बोलते हैं जिसको। जैसे कि दही है, दही खाने के बजाय अगर उसको छाछ बनाए तो छाछ में क्या आता है, हम उसको पोषक घुसलते हैं वो, और वो लेते हैं, तो वो डाइजेशन में भी यूज होता है और ज्यादा यूजफुल रहता है। तो इसको बोलते हैं अन्न संस्कार। अन्न संस्कार गार्लिक में भी जैसे अन्न संस्कार करना है तो उसको क्रश करना है या रब करना है ऐसे, और वो खाना है। इससे हमारा वो उसका यूजफुल है। नहीं तो अन्न संस्कार कहे बगैर कुछ चीजें खाएं तो वो उतने यूजफुल नहीं है। तो एक बात, दूसरी बात, टोटल गार्लिक खाने में और उसका जस्ट एक्टिव इंग्रेडिएंट लेने में क्या फर्क है। टोटल गार्लिक खाने के में और एक्टिव इंग्रेडिएंट में इतना फर्क है कि जब खाली एक्टिव इंग्रेडिएंट रहता है तो वो पर्टिकुलरली वहीं पर काम करता है। लेकिन जब हम पूरा गार्लिक खाते हैं तो वो उसका रेसिड्यू रहता है उसमें, और एक कि जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो इसके बैड इफेक्ट्स कम करने की प्रॉपर्टी उसमें है। इसके बिल्कुल लिए बिल्कुल। टोटल गार्लिक एज इट इज कंज्यूम करना बहुत अच्छा है। और वो भी संस्कार करना जरूरी है, अन्न संस्कार उसको जरूरी है, तो वो बिल्कुल करना जरूरी है। दूसरी बात, ये ब्लड वेसल्स को वैसे क्या करता है कि स्ट्रेंथन करता है। दूसरी बात, ये हमारे हार्ट में एथेरोस्क्लेरोसिस होने से रोकता है, कि जो हार्ट ब्लॉकेजेस होते हैं उसको ये रोकता है। वो एक बहुत ब्यूटीफुल रोल है इसका। बिल्कुल। तो विक्रम सर, आपसे ये जानना चाहेंगे, जैसा कि अभी आपने बताया कि और सर ने भी एक्सप्लेन किया कि गार्लिक को अनुसंस्कार करके लेना चाहिए, उसे क्रश करके लेना चाहिए, बट लेकिन उसकी जो स्मेल आती है उससे बहुत सारे लोग डर जाते हैं कि वो थोड़ा सा अजीब तीखापन जैसा, कड़वापन जैसा स्मेल आता है। वो स्मेल वो टॉलरेट करना चाहते हैं, इसलिए वो कहते हैं कि वो डायरेक्ट बिना क्रश किए ही उसे खा जाएं। तो सर, दोनों नेचर में अगर वो क्रश करके खाते हैं और बिना नॉन क्रश डायरेक्ट अगर ले लेते हैं, तो इसके बीच में क्या डिफरेंस क्या आती है उन्हें, और बॉडी पे ये किस तरीके से रिएक्शन करता है कि वो हीलिंग के प्रोसेस में क्या बेनिफिट आ, करेगा? जी। बिल्कुल सर, आप जैसे देखेंगे कि एक क्या होता है, स्ट्रिंजेंट स्मेल होता है उसका, और टेस्ट भी होता है, बहुत ही कड़वा होता है, भयंकर लगता है, जलन होता है, तीखा होता है, बहुत लोग से चबाया नहीं जाता है। क्योंकि ये जिस फैमिली से आता है उस फैमिली में सल्फर वाले कंपाउंड होते हैं, सल्फर को कंटेन करने वाले कंपाउंड होते हैं। और सल्फर एक्टिव फॉर्म में तभी आएगा जब वो ऑक्सीजन से पहले बाहर बाइंड होगा, इसलिए उसको क्रश करना जरूरी है। और सेकेंड, आपने बोला कि अगर नहीं भी क्रश करते हैं तो आप मुंह में भी चबाएंगे तो सेम रिजल्ट आएगा, लेकिन आपको थोड़ा ज्यादा देर तक चबाना पड़ेगा। और वही काम अगर बाहर में थोड़ा क्रश करके आप रख देते हैं तो वो हवा कर देता है। और दूसरा कि इसमें जो उनके बाहर वाले जो छिलके होते हैं वो प्रीबायोटिक का काम करते हैं, कि जिसपे आपके लार्ज इंटेस्टाइन के जो माइक्रोब्स हैं वो अपना भोजन के रूप में इनको फीड करते हैं। तो फिर आपका ये अच्छा प्रीबायोटिक का बहुत अच्छा गार्लिक का जो वो पील होता है वो बहुत अच्छा सोर्स है। तो हम उसको बाहर फेंकने के बजाय हम अपने गट के माइक्रोब्स के लिए दे दें तो बेचारे वो ज्यादा हैप्पी हो जाएंगे। तो जितना सर आपने बताया कि गार्लिक जिस फैमिली से आता है उस फैमिली से रिलेटेड, तो मुझे ये बात ध्यान में आई, गार्लिक और ओनियन दोनों एक ही फैमिली कैटेगरी में हम ऐसा कहते हैं कि प्याज लहसुन, जहां भी बात आती है प्याज और लहसुन एक साथ नाम आ जाता है। तो ज्यादातर पुराने जमाने में जो लोग थे वो प्याज अगर खा रहे होते थे तो वो प्याज को पहले क्रश करते थे, वो चाकू से काटते नहीं थे, अपनी मुट्ठी से उस प्याज को पहले क्रश करते थे, फोड़ते थे और प्याज फोड़ कर खाते थे।
तो जो चीजें आपने बताई वो पहले के संस्कृति में पहले से ही लागू थी। आज के डेट में हम ये फैशन में वही थोड़ा कह सकते हैं कि आ गए हैं कि वो प्याज को हम फोड़कर खाना भूल चुके हैं। तो इससे हम आगे की नेक्स्ट स्लाइड्स में आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड्स जो हमारा है, इस स्लाइड्स में अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा ग्रेप्स फॉर लंग्स। ग्रेप्स फॉर लंग्स में अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो अंगूर हैं, ये अंगूर का जो शेप है और हमारे लंग्स के जो एल्वेओलाई का शेप है, ये ऑलमोस्ट आपको मिलता जुलता दिखेगा। प्रकृति ने, नेचर में ऐसी बहुत सारी चीजें तैयार कर रखी है जो कि आपके बॉडी के शेप से इंडिकेट करता है कि ये चीजें इन चीजों को बेनिफिट ही देगा। तो जस्ट लाइक लंग्स, जस्ट लाइक ग्रेप्स। So mostly concentrated in the skin of grapes is powerful fruits can help add the lungs। विक्रम सर इसके बारे में बताएंगे। लंग्स और ग्रेप्स का कनेक्शन पिक्चर्स वाइज दोनों देखने में तो सेम होते हैं, प्रकृति ने इसे बहुत बारीकी से भी बनाया है। विक्रम सर। जी। बिल्कुल सर, बिल्कुल आपने सही बताया। बहुत सारे इसमें पॉलीफिनॉल्स होते हैं। उसके अलावा इसमें बीटा कैरोटीन नाम का एक केमिकल भी होता है, जो हमारे हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा होता है, हमारे आई के लिए भी बहुत अच्छा होता है, ओवरऑल हमारे हेल्थ के लिए बहुत बेहतर है। उसके अलावा इसमें बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, जिसको एंथोसाइनिन बोलते हैं। और एंथोसाइनिन मतलब एक कितना बेहतरीन केमिकल है, एलिमेंट है हमारे बॉडी में जैसे आता है। आप अगर रेड वाला भी लेते हैं, वो जो ग्रेप्स होते हैं, उसमें भी बहुत अच्छे मतलब कि उस क्वांटिटी में पाया जाता है। अगर आप ग्रीन वाला भी लेते हैं उसमें भी पाया जाता है। तो और उसमें विटामिन सी की भरपूर मात्रा होती है। ये सब क्या करता है कि मतलब कि अच्छा वैसो डायलेटर का काम करता है, जैसे कि स्मूथ मसल को रिलैक्स करना, उसके अंदर जो म्यूकस सेल्स बन रहे हैं उसमें जो इन्फ्लामेटरी मार्कर्स बन रहे हैं जो कि इन्फ्लेम करते हैं। और इन्फ्लेम करने से क्या होता है कि जो डायमीटर है वो आपका कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो वॉल्यूम मतलब कि जो होगा एल्वियोली का, वो मतलब कि खुल के नहीं आएगा, जो फुल फ्लेजिड होता है स्ट्रक्चर, जिसमें आपका पूरा स्ट्रेंथ होता है कि आपने हवा भरा अच्छे से, तो मतलब अच्छा देर तक आप उसको क्या है कि रोक पा रहे हैं। मतलब कई लोग होते हैं कि जैसे सांस लिए जोर से पूरा भरे, उसके बाद तुरंत कफिंग होने लगती है, उनको लगता है कि तुरंत से बाहर फेंके, मतलब बर्दाश्त नहीं हो, रोका नहीं जा रहा, या फिर सांस फूलने लग गई। तो इससे क्या है कि आपके जो एल्वियोलस है या फिर वहां पे जो ब्लड कैपिलरी है, वो मतलब वो वहां पे मतलब उनका डायलेशन नहीं है, वो अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहे हैं, वहां पे ब्लड का सर्कुलेशन बहुत अच्छे से नहीं हो रहा है। कई लोगों में ऐसा भी होता है सर कि जिनके मतलब कि हार्ट में कई जगह जाके मतलब कि ब्लॉकेज होते हैं, और हार्ट से वो चीजें मतलब जो क्लॉटिंग मटेरियल है जिनको बोला जाता है एल्वियोलाई, वो क्या बोलते हैं उसको, थ्रोम्बस बोलते हैं। तो वो थ्रोम्बस मूव करके, और अगर आपके लंग्स वाले जो एरिया है, जिसको क्या कहते हैं उसको, एक कोरोनरी जिससे हार्ट की रिलेशन होता है, एक होता है लंग्स का जो आर्टरी होता है उसको बोलते हैं, कौन सा आर्टरी बोलते बोलते हैं सर, थोड़ा सा हम उसमें बोल रहे हैं। आ, जो भी हो अभी क्लियर कर देंगे हमारे जो पाटिल सर हैं, थोड़ा सा हम उसको ध्यान से निकल रहा है। तो वो आर्टरी जो होता है वहां पे अगर आपका आके और जो थ्रोम्बस है वो फंस गया, तो सट मतलब कि अचानक से डेथ भी हो सकता है। तो ये कारण है कि आप जैसे ही ग्रेप्स का इस्तेमाल करते हैं, तो जो वो एंटीऑक्सीडेंट है, पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट है, वो हमारे जो एक तरह का खास तरह का TNF अल्फा करके एक मतलब फ्री रेडिकल्स बताइए उनको, या फिर वो इन्फ्लामेटरी मार्कर्स हैं, वो हमारा बॉडी प्रोड्यूस करता है। और उसकी जरूरत भी होती है कई बार कि हमारे जो इन्फ्लेमेशन के लिए कई बार जरूरत होता है कि कोई इन्फेक्शन हो गया या फिर कोई बाहर का पार्टिकल आ गया, तो उनसे लड़ाई करने के लिए और उनको सिग्नल देने के लिए कि यहाँ पे बैरी मतलब कि लड़ाई वाला क्षेत्र तैयार करना है, यहाँ पे ऐसे ऐसे चीजें इकट्ठा करना है, ताकि हमारे जो इम्यून सेल्स है वहाँ एक्टिव हो सके ज्यादा। तो वो अगर ज्यादा अमाउंट में निकलता है तो फिर वो डैमेजिंग हो जाता है हमारे आर्टरीज को, हमारे सेल्स को, हमारे जो सेल्स हैं उनके जो बाहरी लेयर है जिनको कि सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, फिर उसके अंदर में आके प्रोटीन को डैमेज करता है, फिर उसके अंदर घुस के न्यूक्लियस के अंदर भी घुस सकता है, और वहां पे आपका जो DNA है उनको भी डैमेज कर सकता है।
तो तीन मेजर मॉलिक्यूल हैं, जैसे लिपिड है, और उसके अलावा आपका प्रोटीन है, उसके अलावा आपका और ये जो डीएनए आरएनए है, जो जेनेटिक मटेरियल है, इनको डैमेज करता है। तो वो जो टीएनएफ अल्फा करके जो कंपाउंड होता है, और उसके अलावा एक कंपाउंड होता है जिसको बोलते हैं ये एक अभी क्या आया था जो काफी ज्यादा उसमें चर्चा में था, जो कोविड में जो इन्फ्लामेटरी मार्कर्स होता है, थोड़ा सा हम उसको भूल रहे हैं अभी। सर, तो वो चीजें क्या होता है, क्या क्या सर? डी डाइमर टेस्ट बता रहे हैं क्या, जिसमें लंग्स के एल्वोलाई टेस्ट की जाती है? नहीं नहीं, मैं अभी आपको कोई नहीं। अ, एक था नहीं जिसका वो बोलते हैं कि उसका स्टॉर्म आया, उस स्टॉर्म के नाम से उसको जानते थे, जैसे कि उसका बाढ़ आया, तूफान जैसा आ गया, वो इन्फ्लामेटरी मार्कर होता है, जो भी हो, मतलब थोड़ा सा हम उसको नाम हम थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है। तो इनको मतलब न्यूट्रलाइज करने के लिए जो ग्रेप्स हैं, इसमें बहुत ही पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, इसलिए दैट्स वाई की मतलब उनका एक तो डिजाइन भी है, और हम उनको रिकमेंड भी करते हैं कि लोगों को ग्रेप्स का इस्तेमाल करना चाहिए अगर कोई लंग्स से डिसऑर्डर है, किसी को सीओपीडी है, या फिर किसी इस तरह का अस्थमैटिक है तो। तो पाटिल सर, तो ये चीज जानना चाहेंगे सर, जैसा कि अभी विक्रम सर ने बताया। पाटिल सर, जैसा कि अभी विक्रम सर ने बताया कि लंग्स में, अगर लंग्स के जो एल्वोलाई होते हैं उनके लिए भी, और जो हम अंगूर का रस लेते हैं या अंगूर का जूस लेते हैं या फिर एनी किसी भी फॉर्म पे अगर हम ग्रेप्स को कंज्यूम करते हैं, वो हमारे लंग्स के लिए कितना बेनिफिटेड होता है? पाटिल सर। सर अनम्यूट कर ले। सर अनम्यूट कर ले। हाँ, हमारे जो ग्रेप्स का जो अगर बंच अगर देखें हम, तो एग्जैक्टली वो अलवेले के रिप्रेजेंट करता है। तो नेचर ने कुछ ऐसी चीजें बनाए हैं, जैसे कि अखरोट है। अखरोट का जो मेक है वो ब्रेन के जैसा है। तो वो खाने से ब्रेन में ज्यादा फायदा होता है, मेमोरी बढ़ती है, सब चीज एवरीथिंग। बाकी वो तो चीजें मैं अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन उसी तरह ये जो अलवेला के जैसा ही इसका रिप्रेजेंटेशन है नेचर में। तो वैसे तो अलवेला के लिए बहुत काम है, वैसे तो ये सब इन्फ्लेमेटरी थिंग्स जिधर जिधर भी है, इवन इट प्रिवेंट्स द इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रेन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और डिजेनरेटिव डिसीजेस जो भी है ब्रेन के, उसको भी ये प्रिवेंट करता है, उसके फ्लेवोनॉइड्स। दूसरा, जैसे सर ने बताया कि एंथ्रोसाइनिन्स, ये बहुत हेल्पफुल है इन्फ्लेमेशन प्रिवेंट करने के लिए। उसके बाद में इसमें पॉलीएंथ्रोसाइनाइड्स भी रहते हैं, कि जो एंटी कैंसर है। तो एक जनरल में मैं पढ़ा था कि कोई इन अमेरिका, वन डॉक्टर ही हैज cured the cancer patient by feeding him, that patient only on grape. बिल्कुल। So her food was only grapes only, nothing else. तो बिल्कुल। वो उसके बाद में कैंसर क्योर हो गया। उसमें इसमें विटामिन सी भी बहुत अच्छा है, जो हमको चाहिए। तो सर, आपने जैसा अच्छा एक्सप्लेन किया कि अंगूर में जो विटामिन सी होते हैं ये बहुत हेल्पफुल करते हैं हमारे लंग्स के लिए भी। ओवरऑल जो प्रकृति ने उसका, जो अंगूर के जो गुच्छे होते हैं उसका जो शेप बनाया है वो हमारे लंग्स के अलवेलाई से रिलेटेड बनाया है। तो ये नेचर की बनाई हुई हर चीजें जो हम अपने लाइफ में यूज कर रहे होते हैं, वो अगर आप बहुत करीब से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही जेन्युइन है, हमें अपने लाइफ में यूज करना चाहिए। बेसिकली ये हम एक कॉमन डिस्कशन यूज कर रहे हैं जिसमें कि हम आपको इन चीजों से रिलेटेड क्लैरिफिकेशन कर पाए, एक न्यूट्रिशन एक्सपर्ट विक्रम सर के थ्रू, जो उनका बहुत अच्छा व्यू है, और हमारे साथ पाटिल सर हैं जो खुद एक सर्जन डॉक्टर हैं, उनके थ्रू। तो हम ये दोनों के थ्रू आपको इलाबरेट कर रहे हैं कि इन चीजों को हम अपने लाइफ में बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। तो आज का सेशन हम यहाँ पे क्लोज करेंगे, ताकि हम आगे के सेशंस के लिए भी और आपको अच्छे तरीके से बता पाएं। रिमेन, अगर आपके कोई प्रश्न हो तो आप अपना प्रश्न कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं, ताकि हम आपके प्रश्न का उत्तर दे पाएं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
हम आज का सेशन यहाँ पे क्लोज कर रहे हैं। आप सबने ज्वाइन किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पाटिल सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। विक्रम सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। पाटिल सर का भी बहुत धन्यवाद। नमस्कार नमस्कार। अपने बिजिएस्ट टाइम में से समय निकाला आपने सर, थैंक यू धन्यवाद। सर। नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम।